लेकिन जिस तरह से दिल्ली बैट्स पे संस्कृत की क्लासेस प्रेफ़र हुई थी, तो उस हिसाब से मतलब वो इतने अच्छे से हुई थी कि ना आते हुए भी हमने उसे कर लिया। उसे मैम ने बताया था सिर्फ़ याद करना, जो बताया गया उतना ही करना है, तो जैसे-जैसे बताया गया था, वैसे-वैसे उतना ही किया। और पढ़ाई से रिलेटेड रहेंगे, उनका आंसर सच में मेरा यही रहेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड मुझे पहले जब मैंने दिल्ली बैट्स का बैच जॉइन नहीं किया था, मुझे नहीं पता था क्या कैसे करना है। वो सर ही गाइड था कि सिलेबस में क्या है, वो हमें कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने पहली बार सिलेबस देखा था COQP 05 का, तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब मैं किसमें क्या पढ़ूँ? क्योंकि अगर तो ये बात अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा वो एकदम से होता है ना कि कॉलेज वाले एकदम से न्यूज़ देते हैं, और या फिर BHU वाले तो कुछ-कुछ ऐसे कर रहे हैं ना कि उसी दिन सो हेलो एंड वेलकम टू डेली वाइट्स शिखा। सबसे पहले मिनी मिनी कंग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन ऑन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और बीएड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। मतलब बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन में COQP 05 के लिए आपने प्रिपेयर करा। COQP 05 में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वगैरह आते हैं। तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन के कंटेंट को अप्रोच करा? क्या टाइमिंग रही आपकी? आपने क्या सिटिंग आवर्स थे आपके? आप थोड़ा इन सारे चीज़ों पे आप इलैबोरेट करो। ओवर टू यू शिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। सभी चीज़ों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है। मैं हिंदी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी हिंदी ही अच्छी है ज़्यादातर। इंग्लिश और संस्कृत से तो दूर-दूर, मतलब इंग्लिश तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, आजकल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर संस्कृत हुँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन जिस तरह से दिल्ली बैट्स पे संस्कृत की क्लासेस प्रेफ़र हुई थी, तो उस हिसाब से मतलब वो हुँ, इतने अच्छे से हुई थी कि ना आते हुए भी हमने उसे कर लिया। उसे मैम ने हुँ, बताया था सिर्फ़ याद करना, जो बताया गया उतना ही करना है, तो जैसे-जैसे बताया गया था, वैसे-वैसे उतना ही किया। और इंग्लिश का भी ऐसे ही था, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग इतनी मेरी अच्छी नहीं है, और जिस तरह से इंग्लिश समझ में आती है, पढ़ लेते हैं, पर फिर भी जिस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं बिल्कुल डीप ग्रामर से, वो सब नहीं हो पाता है। तो उसका भी वही था, जैसे कि डेलीब्रेट्स में बताया गया था कि मैम ने कहा था बस जो-जो पढ़ना, जैसे कि आप ही ने हमारी इंग्लिश क्लास ली थी, तो आपने जैसे-जैसे कहा था वैसे-वैसे ही पढ़ा था, और साथ में आपने कहा था प्रैक्टिस वगैरह करना, तो वो सब किया था, तो फिर इसलिए हो पाया। ठीक है। ठीक है। शिखा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ना हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मैटर करता है, मॉक वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर मतलब हमें बहुत ज़्यादा लगता है ना कि हम अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? मतलब हमें घंटों पे ध्यान देना चाहिए? साथ ही में आप ये भी बताओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे प्रिपरेशन के दौरान? तो ओवर टू यू शिखा। ओके मैम। पहले तो यही कि हमें घंटों पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मतलब क्वालिटी एजुकेशन पे। अगर तुम 1 घंटे में, 2 घंटे में वो पढ़ लेते हो जितना तुम्हें पढ़ना चाहिए 1 दिन में, तो दैट्स सफिशिएंट। तुम्हें 6 घंटे बैठ रहे हो पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, दिमाग उसमें है ही नहीं। मतलब दिमाग कभी कहीं है, कभी कहीं है, मतलब बैठे तुम 6 घंटे पर दिमाग उसमें था ही नहीं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। भले 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और साथ ही मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब जो पढ़ रहे हो उतना आना चाहिए, समझ आना चाहिए, उतना याद रह जाना चाहिए। और दूसरा आपने पूछा था कि मॉक वगैरह के बारे में, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मॉक ज़रूरी होता है। पहले जैसे कि आपने बताया ना, मैं 2024 में थी। उस वक़्त मेरे कुछ हाल ऐसी थी कि मैंने मॉक वगैरह परचेज़ भी नहीं किया था, और मैंने सोचा कि रीडिंग से काम चल जाएगा। मतलब सिर्फ़ मैंने बहुत लर्निंग करी थी। मतलब जब मैं 2024 में तैयारी करी थी 2025 के एंट्रेंस के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग करी थी। मैंने पता नहीं कितनी-कितनी बार याद कर लिया था। पर फिर भी मेरा इतना अच्छे, मतलब नंबर इतने अच्छे नहीं आए कि मैं क्रैक कर पाऊँ। बस मैंने वहाँ पे एक ही गलती करी थी कि मैंने मॉक नहीं करे थे। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम किया, तो मैंने लर्निंग पे इतना ध्यान दिया ही नहीं। मतलब मुझे एक जो हमारी बैच की स्टूडेंट थी, डिम्पल, उसने मुझे बताया था कि मतलब प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो उसके कहने पे मैंने सेकंड टाइम जब प्रिपरेशन की, तो मैंने पूरा ध्यान प्रैक्टिस पे रखा, ना कि रीडिंग पे। मैंने पूरा ध्यान प्रैक्टिस पे रखा। तो मतलब यही वजह है कि सेकंड टाइम वो क्रैक हो भी पाया। तो मॉक और प्रीवियस पेपर्स ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। शिखा, आप थोड़ा-सा ये बताओगे, जैसे अभी आपने कहा कंसिस्टेंसी इज़ द की।
ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या होता है ना कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ फैमिली में बात हो गई, कभी हमारा ही तबीयत खराब हो गया, कभी हमें मतलब फॉर नो रीजन बट वी डू नॉट फील लाइक स्टडिंग। ठीक है, बस मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम कंसिस्टेंट कैसे रहें? और ठीक है, डीमोटिवेशन इज नेचुरल, लेकिन डीमोटिवेशन का हमारे पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? शिखा, आप थोड़ा सा ये बताओ। साथ में एक और इसके साथ ही मेरा एक एड ऑन रहेगा शिखा, कि जब भी हम बीएड की प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड ना एक अनकहे तरीके से, अनसेट तरीके से वो एड ऑन हो जाता है। जैसे अगर मैं 05 के पेपर की बात करूं, उसमें 75 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 इंग्लिश लैंग्वेज में, 25 हिंदी लैंग्वेज में, 25 संस्कृत लैंग्वेज में, और इंग्लिश के ही अराउंड रहेगा, हिंदी के अराउंड रहेगा, संस्कृत के ही अराउंड रहेगा। लेकिन हो सकता है उसी लैंग्वेज में लिपट के टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे होते हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ टीचिंग के जो भी एप्टीट्यूड्स होते हैं, कुछ टीचिंग का जो नजरिया होता है, वो आप में ऑलरेडी इनकलकेट हो। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह आपने अगर कैसे पढ़ा, किस तरीके से प्रिपेयर किया, साथ ही में आप किस तरीके से बिना डिमोटिवेट हुए कैसे आप कंसिस्टेंट रहे? शिखा, ओवर टू यू। ठीक मैम। मैम पहले तो मैं आपको इसी का आंसर देती हूँ जो आपने कहा, टीचिंग एप्टी। तो मैम जितने भी आपके क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड रहेंगे, उनका आंसर सच में मेरा यही रहेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड मुझे पहले, जब मैंने डेली बैट्स का बैच ज्वाइन नहीं किया था, मुझे नहीं पता था क्या कैसे करना है। वो सारी गाइडेंस मुझे डेली बैट्स पे ही मिली थी। और टीचिंग एप्टी भी मुझे पहले बहुत टफ लगता था, पर जब से मैं डेली बैट से जुड़ी हूँ, मैंने टीचिंग एप्टी क्लास करी है, तो अब मुझे लगता है मतलब टीचिंग एप्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मुझे बिना प्रैक्टिस भी मैं कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आईपी भी क्वालिफाई किया है, बस मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया। तो आईपी में के पेपर के लिए पर मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था मेरा इसी में हो जाएगा, तो मैंने आईपी के पेपर पे ध्यान नहीं देता। लेकिन आईपी का जो स्ट्रक्चर था ना, वो सारा मैं ऑलरेडी किसी और क्लासेस में, शायद जीएमआई की क्लासेस में, दिल्ली बाइट से मैं कर चुकी थी। तो तो मैंने सबसे ज्यादा जो अटेम्प्ट किए या फिर आईपी में जो मुझे मतलब मेक थ्रू कर पाया, मुझे लगता है वो टीचिंग एप्टी था। और इसके लिए मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, बस जो दिल्ली बाइट क्लासेस थी मैंने सिर्फ वही ली थी। वो भी शायद 2025 में या 2000 शायद उसी में ली थी, आरआई से रिलेटेड, आरआई से रिलेटेड। तो वो सब मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तो मेरा यही आंसर रहेगा कि मैंने वो सब दिल्ली बाइट से सीखा है, करा है, समझा है, जाना है सब कुछ। और ठीक है। आपने कहा कि कंसिस्टेंसी की और मोटिवेशन रिलेटेड, तो उससे का ये है कि मोटिवेशन स्टार्टिंग में ही रहता है, बस बाद तक वो नहीं रह पाता। उसके लिए सिर्फ सिंपल सा यही होता है कि जो भी आपको करना है वो ऐसा रोबोट समझ लो अपने आप को, और बस करना है, चाहे मन करे चाहे ना करे, वो बस करना है। तो जस्ट डू। इसका सिंपल सा यही है, मोटिवेशन के पीछे रहना ही नहीं है। मोटिवेशन के चक्कर में रहेंगे तो हम वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 दिन मोटिवेशन रहेगा, तीसरे दिन वो चला जाएगा, फिर डिमोटिवेट होंगे, वो करेंगे नहीं, वो काम छूट जाएगा। तो बस एक यही है, टाइम टेबल बनाया जाए, उस टाइम पे ये टाइम पे हमें ये काम करना है, बस वही रह जाए। तो पढ़ाई से रिलेटेड तो मेरा यही रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक बैठ जाना है, बाकी आगे पीछे काम हो या ना हो, पर पढ़ाई वाला होना चाहिए, वो मेरा कंपल्सरी रहता है। ठीक है। सो शिखा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने डेली बाइट्स के बारे में इतनी सारी बातें कही कि डेली बाइट्स ने आपको हेल्प करा एंड ऑल, तो थोड़ा सा आप इलैबोरेट करो कि डेली बाइट्स के फैकल्टीज, अभिलाष सर, मतलब किस हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे? क्योंकि आपने कहा कि आपको कुछ नहीं पता था बीएड के बारे में, कैसे बीएड करना है, सीओकेपी 05 एंड ऑल, आपको नहीं आइडिया था। तो अगर ठीक आपके ही जैसा कोई स्टूडेंट है जो एकदम फ्रेश ही है, बस नया नया ग्रेजुएट हुआ है, नया नया पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं वो बच्चे, तो किस तरीके से डेली बाइट्स के फैकल्टीज उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे? आप थोड़ा सा इस बात पे इलाबोरेट करो। ओवर टू यू शिखा। ओके, आपने कहा दिल्ली बाइट्स की फैकल्टीज किस तरह से मेरे लिए हेल्पफुल रही, तो इसका ये था कि जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद से मेरा बीएड का प्लान था, पर मुझे बीएड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिलेबस वो सीयूटी वाले देते हैं, पर मतलब वो पूरा इलेबोरेट नहीं करता है कि सिलेबस में क्या है, वो हमें कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने पहली बार सिलेबस देखा था सीओक्यूपी 05 का, तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब मैं किसमें क्या पढ़ूं, क्योंकि अगर इंग्लिश देखे तो इंग्लिश में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, हर सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ। अगर हिंदी देखे तो उसमें बहुत कुछ है, संस्कृत देखे तो उसमें बहुत कुछ है। तो
किसी पेपर के लिए, किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है ये हमें उसमें नहीं बताया हुआ। तो जब मैंने ये सब बहुत टेंशन में और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, संस्कृत का तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं कर ही नहीं पाऊँगी, अब तो हो गया पेपर। मुझे एक बार को यही लगा था कि अब तो हो गया पेपर। तो फिर मैंने दिल्ली बाइट्स यूट्यूब पे दिल्ली बाइट्स के बारे में ही देखा था और मैंने इसके बारे में एमए के टाइम पे ही देख लिया था। मुझे लगा था शायद मैं एमए क्लासेस भी यहीं जॉइन करूँगी, पर वो उसमें ज़्यादा सीट रहती है अराउंड 500, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, खुद से पढ़ाई करने पे ही। लेकिन बीएड में इतनी कम सीटें थी, तो मुझे लगा इसके लिए तो क्लासेस करनी चाहिए। क्योंकि हम ईयर को पूरा ऐसे दाँव पे नहीं लगा सकते ना कि मतलब कि छूट गया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है कि साल बहुत एक-एक टाइम, एक-एक मिनट बहुत मतलब कीमती होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए मैंने प्रेफ़र किया कि मैं क्लासेस जॉइन करती हूँ। तो बीएड से रिलेटेड जो भी मैंने सर्च किया उसमें सबसे पहले मेरे लिए दिल्ली बाइट्स गूगल पे आ रहा था। तो मैंने इसलिए थोड़ा डर था, थोड़ा आजकल ऑनलाइन स्कैम अगर डर होता है ना तो था, पर मैंने सोचा चलो ठीक है करके देखते हैं। पर जब मैंने स्टार्टिंग में किया तो मैम वगैरह ने मतलब हेल्प कर दी कैसे वो करना है, और मैंने ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो मैंने फिर क्लासेस वगैरह की तो उसमें मैम ने बहुत काफ़ी अच्छे से, मतलब आपने हो गए और हिंदी की मैम थी और उन्होंने ही संस्कृत भी पढ़ाई थी। काफ़ी अच्छे से बताया था क्या कैसे करना है, और और आप लोगों ने बताया था सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग गाइड करेंगे। तो वो भी प्रॉपर गाइड करता है। जब से मेरा पीएचयू में सिलेक्शन हुआ है तो मुझे लगा था पेमेंट करने के बाद मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, वहाँ पे मुझे लगा था इतना डन और एडमिशन हो गया। जबकि डीयू से ये अलग होता है पीएचयू का थोड़ा। मैं अब तक यही मान रही थी कि मेरा हो गया बस। तो मैंने सर को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आगे मुझे क्या मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का पता चला। मैंने उनसे पूछा कि भाई आगे कैसे होगा, सर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कॉलेज में कॉल करो। तो मैंने कॉलेज में कॉल करी, वहाँ से मुझे पता चला कि सिर्फ़ पेमेंट करना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड आता है जो ड्यू मतलब बीएचयू की तरफ से होता है। उसे लेके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज जाना होता है। इसके अलावा एक मतलब बीएचयू का फॉर्म भरने के बाद भी एक और फॉर्म होता है जो हमें भरना होता है। कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये सब भी सर ने जब बताया कि कॉल करके पता चलेगा, तो मैंने सब कॉल करी कॉलेज में, तो मुझे वहाँ से पता चला। और मतलब अब मुझे पूरा एडमिशन प्रोसेस पता है, लेकिन अब से पहले मुझे लगा 4-5 दिन पहले मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मुझे लगा बस एडमिशन हो गया। नहीं पता था मुझे थोड़ा, मतलब इस चीज़ में मतलब आप लोग क्या करते हैं मतलब डेलीवेट्स वाले, आप हो जाता है तब भी आप गाइड करते हैं। तो ये बात अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा वो एकदम से होता है ना कि कॉलेज वाले एकदम से न्यूज़ देते हैं, और या फिर बीएचयू वाले तो कुछ-कुछ ऐसे कर रहे हैं ना कि उसी दिन कट ऑफ निकालेंगे, उसी दिन वो बताएँगे, और कट ऑफ में निकालने के बाद वो टाइम भी पेमेंट करने के लिए सिर्फ़ 2 दिन देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कब क्या आ रहा है, कब तक पेमेंट कर देनी है, जानने से बहुत ज़रूरी होता है। ये सब में हेल्प करता है दिल्ली पे। ठीक है ठीक है शिक्षिका, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली it was always lovely to have communication, to share experience, to get shared experience from you guys, क्योंकि आप लोग अपने experiences अपनी बातों से ना कहीं हमें भी मोटिवेट करते हो कि हम भी अपने काम में लगे रहें. So it's lovely, it's marvelous to have a communication with you. Thank you so much Shikha, this will be all. बनारस जाने की आप तैयारी करो. Thank you so much, this will be all from my end. ओके, थैंक यू मैम।